हेलो एवरीवन, योर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति वाशनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन के बारे में। गाइस, ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में वैदिक काल का आगमन हुआ। वैदिक काल यह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान और वैदिक काल में 4 वेदों का वर्णन मिला है। पहला ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो वैदिक गणित का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है शलभ सूत्र, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों के द्वारा तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था और लोहे का ज्ञान जो था ये वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू की फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था और मनुष्य द्वारा सबसे पहले जौ के प्रयोग के साक्ष्य वैदिक काल से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है और वैदिक काल के लोग सरस्वती नदी को सबसे अधिक पवित्र मानते थे, जिसे ऋग्वेद में नदी तमा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वेद से प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना मिली है? तो प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता की सूचना यह ऋग्वेद से मिली है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिला है और 7वें मंडल में दशराज के युद्ध का वर्णन मिला है। वहीं इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का उल्लेख मिला है और ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न देखिएगा, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। जो वैदिक आर्य जो लोग थे ये भोजन में दूध, घी, दही आदि का ज़्यादा सेवन करते थे, लेकिन ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें प्रकृति की उपासना थी और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी यह गणतंत्र थी और इस काल में राजा का बड़ा महत्व था। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था और बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत कहलाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में इसके लिए 250 सूक्त हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है ये है 18 और सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ये व्यवसाय पर आधारित थी।
ऋग्वैदिक काल ये जो था ये बिल्कुल पितृसत्तात्मक था और परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। परिवार का जो मुखिया होता था वह पिता होता था। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है और ऋग्वेद में इसके लिए 250 सूक्त दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित था? तो ऋग्वेद का नवा मंडल ये पूर्णतः सोम के लिए समर्पित था। सोम ये वनस्पति के देवता को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप यह गोधन को माना गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय यह पशुपालन था। वैदिक काल में गाय को मुद्रा का परिचारक के रूप में जाना जाता था और वैदिक काल में गाय के लिए अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अगन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग यह गाय के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये कुंभा और क्रुमु जो नदियां हैं ये अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचक हैं। कुंभा जो नदी है ये वर्तमान में कावन नदी के नाम से जानी जाती है। पुरुषनी नदी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अश्किनी नदी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है और बिपाशा नदी को वर्तमान में ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ये ईरान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और वैदिक काल में टोटल 4 वेदों का उल्लेख मिलता है और वैदिक काल में 18 पुराणों का वर्णन मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ईरान की जेनोवेस्ता और बोगजग कोई अभिलेख में आर्यों को ईरान का निवासी बताया गया है, लेकिन मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे ये मध्य एशिया के निवासी थे। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य भारत में आकर सबसे पहले सप्तसैन्य प्रदेश में बसे थे जो वर्तमान में पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ये लोहार और लोहारगिरी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था यह था प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला प्रश्न देखिएगा, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय था वो था मैक्स मूलर और मैक्स मूलर ने आर्यों को मध्य एशिया का निवासी बताया है। अगला प्रश्न देखिएगा, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष ये बीजी तिलक ने लिया था। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह कथन सही नहीं है। आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया था उसे सप्तसैन्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो भारत के
राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते ये मंडूक उपनिषद से लिया गया है और अस्तु मा सद्गम्य यह ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ यह सामवेद को कहा जाता है। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा, अस्तोमा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गम्य यह ऋग्वेद से लिया गया है और जो सत्यमेव जयते था उसे मंडूक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र यह ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है और इसकी भाषा पदात्मक थी। नेक्स्ट देखिएगा, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें हैं ये दर्शन पर हैं। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। तो उपनिषद काल के जो राजा थे अशुपति यह केकई के शासक थे। नेक्स्ट देखिएगा, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत ये मीमांसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इन 6 भारतीय दर्शनों की अभिव्यक्ति ये वैदिक युग में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार था और वैदिक काल में अपाला, सिक्ता, घोषा, विश्ववाला, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं हुई हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो वैदिक काल के प्रथम विधि निर्माता तो मनु को माना जाता है और मौर्य काल के विधि निर्माता यह चाणक्य को माना जाता है। तो आप याद रखिएगा, वैदिक काल के जो विधि निर्माता है प्रथम वो है मनु और मौर्य काल के जो विधि निर्माता है वो है चाणक्य। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये दसराज का जो युद्ध था यह पुरुषोणी नदी के तट पर लड़ा गया था जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है और ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसराज के युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक ये पतंजलि थे। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो नामक पुस्तक है ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता पुस्तक यह महर्षि चरक द्वारा लिखी गई थी। महर्षि चरक यह कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद जो है इसका संकलन जो है ये ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यह यजुर्वेद से चलता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है और यह ग्रंथ मूलतः कर्मकांड पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह प्राचीनतम प्रमाण यह अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली यह है सांख्य दर्शन, जिसे तत्व पर आधारित ज्ञान भी कहा जाता है। कई लोग इन्हें अनिश्वरवादी मानते हैं, लेकिन गीता में कपिल मुनि को श्रेष्ठ मुनि की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो जो हमारा है अथर्ववेद,
इस वेद से जादुई माया, टोना टोटका और वशीकरण का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना यह विश्वामित्र द्वारा की गई थी और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। इसकी भाषा पदात्मक थी। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति जो है ये मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को ये गौतम ने प्रचारित किया था। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो यह धर्मशास्त्र के काल में अछूत की जो अवधारणा है यह स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन काल में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन काल में जो स्वर्ण आभूषण थे ये निष्क से जाने जाते थे और गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर यह 1/6 है। अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, पतंजलि कौन था? तो पतंजलि यह पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार था। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्य माधव से संबंधित ऋषि थे। तो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्य माधव से संबंधित ऋषि ये गौतम रहुगण थे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। संस्कृत व्याकरण का यह एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और प्रत्येक पाद में 38 से लेकर 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में लगभग 3155 सूत्र हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो ये जो यजुर्वेद था ये धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता था। गाइस यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और हमें लगता है कि आपको यह सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से याद भी हो गए होंगे। तो गाइस अब आप हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह क्वेश्चन हमारी प्रीवियस वीडियो का है, इसलिए हम आपसे यह आशा कर सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अभी तक अगर आपने हमारी सिंधु घाटी सभ्यता वाली यह वीडियो नहीं देखी हो तो उसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहां से उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो गाइस आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आ रही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।